चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ में जो चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है। इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे 1 मार्क्स में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो पहला ही क्वेश्चन हमारे पास है, हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं पहले, कि कंसीडर द सेट ए 1 2 3, देन राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। हम इसकी बात चल रही है अभी। कंसीडर द सेट ए 1 2 3, देन राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। तो अगर सेट ए के अंदर हम बात करें और इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करें, तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सब कुछ होना चाहिए। तो इसका मतलब जो इसके अंदर सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन में 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। अगर तीनों इसके अंदर हैं तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। और बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनमें किसी में भी तीनों एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमारा सी पार्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में वो कह रहा है कि कंसीडर द सेट ए कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स। इसमें अंदर ए सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं और नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस हमें इसमें बताने हैं कि कितने इंजेक्टिव फंक्शन बनते हैं ए ऑन टू इटसेल्फ। ए के साथ इटसेल्फ है, ए के साथ है, तो इसका मतलब ए के साथ रिलेटेड है। तो इसमें नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन अगर हमें चाहिए, तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन जो इसमें बनेंगे उसके लिए फॉर्मूला होगा एन पी एम। और अभी हमारे पास 5 एलिमेंट हैं, तो 5p5। तो 5p5 के लिए फॉर्मूला होगा 5 फैक्टोरियल और 5 - 5 फैक्टोरियल। इट मीन्स 5 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाती है 1। तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन में 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1। तो आंसर ये सॉल्व करके आ जाएगा 120। तो इसका भी जो सही ऑप्शन हो रहा है वो 120 हो रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड दैट ए रिलेटेड बी इफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। तो देखिए, इसमें हमें जो जेड सेट है, इस जेड पूरे इंटीजर्स का जो सेट है, इसको हमें ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है। तो जेड सेट को ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है कि ए माइनस बी जो होना चाहिए डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। तो देखिए, इसके अंदर जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो कैसे करेंगे। अगर डिवाइजर 4 है, अगर आप 4 से किसी को डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर्स हो सकते हैं वो रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं। या तो रिमाइंडर 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या फिर रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इट मीन्स जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनको हम डिविजिबल बाय 4 के हिसाब से बात करें, तो 4 की डिविजिबिलिटी के बेस पे हम उसे 4 कैटेगरी पे डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे नंबर्स जिनका रिमाइंडर 0 आता है, या जिनका रिमाइंडर 1 आता है, या जिनका रिमाइंडर 2 आता है, या जिनका रिमाइंडर 3 आता है। तो 4 ग्रुप अगर हम बना देंगे तो 4 हमारे पास सबसेट्स बन जाएंगे जेड के। और चारों के चारों जो होंगे वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे। डिसजॉइंट सेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि सबका रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पे अलग अलग आ रहा है। तो सबसे पहले हम एक सेट बनाते हैं जिसके अंदर हम उन एलिमेंट्स को लिख रहे हैं जिनमें रिमाइंडर 0 होगा। तो रिमाइंडर जो 0 होगा वो होगा, एक तो 0 का ही रिमाइंडर 0 आएगा, इसके अलावा 4 का रिमाइंडर 0 आएगा 4 से डिवाइड करने पर, 8 का भी रिमाइंडर 0 आएगा 4 से डिवाइड करने पर, 12 का भी रिमाइंडर 0 आएगा। और अगर नेगेटिव में जाएं, इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो -4 हो सकता है, -8 हो सकता है, और इसी तरीके से ये सारे नंबर हमें मिल जाएंगे। बी सेट में अगर हम बात करें तो हम ऐसे लिखेंगे जिनका जो रिमाइंडर होगा वो 1 आ रहा होगा। तो रिमाइंडर 1 आएगा, एक तो 1 के केस में, 5 के केस में 4 4 ऐड करते जाएंगे, 9 के केस में, 13 के केस में, एंड सो ऑन चलेगा। 1 से अगर 4 लेस करेंगे तो -3, 4 लेस करेंगे तो -7, और स्टेप से बाकी के बन जाएंगे। दूसरा सेट ये हो गया। तीसरा जो सेट हो सकता है वो हो सकता है वो जिनमें रिमाइंडर 2 होगा। रिमाइंडर 2 में एक 2 होगा, 2 में 4 ऐड किया तो 6 आएगा, 6 में 4 ऐड किया तो 10 आएगा, 10 में 4 ऐड किया तो 14 आएगा। और अगर माइनस करेंगे तो -4 आएगा, फिर -6 आएगा, 4 4 माइनस करते चले जाएंगे।
और चौथा सेट वो बन सकता है जिसमें रिमाइंडर जो होगा वो 3 होगा। तो रिमाइंडर 3 के केस में होगा, 3 + 4 करा तो 7 आएगा, 7 + 4 किया तो 11 आएगा, 11 + 4 किया तो 15 आएगा, एंड सो ऑन। और 4 माइनस करेंगे तो 3 में से 4 माइनस करेंगे तो -1 हो सकता है, और -4 करेंगे तो -5 हो सकता है। तो ये 4 सबसेट हम इसमें बना सकते हैं। तो वैसे हमें ये करने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया। और केवल रिमाइंडर्स को देख करके हम ये बता सकते हैं कि उसके कितने सबसेट्स बनेंगे। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा 4, क्योंकि 4 सबसेट्स हम उसमें बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि, पहले इसको हटा देते हैं हम यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर हमारे पास एक कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है डी, ओ और ई, 3 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ रिलेशंस अगर आपको चाहिए तो नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर में n मल्टीप्लाई बाय n। अगर ए सेट की ही बात चल रही है तो एलिमेंट सेम ही है, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग a क्रॉस a लेते हैं, तो पहला वाला नंबर हम लोग n इंटू m इसे कर लीजिए। अब पहला वाला जो n होता है वो पहले सेट से होता है, दूसरा वाला एलिमेंट जो होता है वो दूसरे सेट से होते हैं। मतलब n जो हमें मिल रहा है वो a से मिल रहा है, और m जो मिल रहा है वो भी a से मिल रहा है, तो दोनों सेम ही है। तो 2 की पावर 3 इंटू 3, तो 2 की पावर हो जाएगा 9, और 2 की पावर 9 को सॉल्व किया जाए तो 512 हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 512 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर एक ए सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट गिवन है, 2023 एंड 2024। देन नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस, गौर करना, नॉन एम्प्टी रिलेशंस कितनी हो सकती हैं। तो देखो, नॉन एम्प्टी रिलेशंस जितनी टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होती हैं उससे एक कम हो जाती है। तो फॉर्मूला हमारा यही रहेगा जो हमारे पास अभी हमने फॉर्मूला यूज़ किया है, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। इसमें से बस केवल हमें एक कम कर देना है। तो नंबर ऑफ रिलेशन जो बनेंगी, एलिमेंट अब की बार हमारे पास 2 हैं, तो 2 इंटू 2, तो 2 की पावर आएगा 4, और इसका आंसर होगा 16। लेकिन अगर आपको चाहिए नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस, नॉन एम्प्टी रिलेशंस, तो नॉन एम्प्टी रिलेशंस के लिए आपको इसमें से एक कम करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस में एक रिलेशन 5 होती है जो कि नल होती है, जिसमें कुछ नहीं होता, तो वो एम्प्टी रिलेशन है, तो उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, उसको हम हटा देंगे। तो हमारे पास जो नंबर नॉन एम्प्टी रिलेशंस बनेंगी वो 15 होंगी, तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा 15। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि एक सेट है, उसके अंदर फिर से 2 एलिमेंट हैं, और नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस उसने इस बार हमसे पूछा है कि कितनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो अगर आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशंस चाहिए तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के लिए नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस अगर आपको चाहिए तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस अगर आपको चाहिए तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है 2 की पावर में n और n-1। और यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 2 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर में 2 और 2-1, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 का अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 को सॉल्व करने पे हमें 4 मिल जाएगा, 2 की पावर 2 आएगा, तो 2 की पावर 2 को सॉल्व करने पे आंसर हो जाएगा 4। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस जो आप यहाँ पे बना सकते हैं वो कितनी बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट हैं एस यू वी, मतलब 3 एलिमेंट हमारे पास सेट ए के अंदर हैं, और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस वो हमसे पूछ रहा है कि कितनी सिमेट्रिक रिलेशंस बन सकती हैं। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस अगर आपको चाहिए तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n+1 अपॉन में 2। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 3 है, तो 2 की पावर 3 में 1 ऐड किया तो 4 अपॉन में 2, 2 से कटेगा 2 आएगा,
तो 2 की पावर 6 आएगा और 2 की पावर 6 को सॉल्व करने पर 64 आ जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया वो कौन सा हो गया, 64, मतलब डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। होप आपको ये बात क्लियर हो होगी। आप बेटा इन फॉर्मूलों को साथ साथ आप नोट भी करते रहना, तो उससे आपको दोबारा कभी आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 में कह रहा है लेट ए बी द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द नेम इंडिया। इंडिया के लेटर्स का एक सेट है। तो चलिए पहले एक सेट बनाते हैं जिसमें इंडिया वर्ड के लेटर्स आएंगे। तो उसमें आई आएगा, एन आएगा, डी आएगा, लेकिन किसी भी सेट के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता तो आई दोबारा नहीं लिखेंगे और अब क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। देन फाइंड द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो दोबारा वही क्वेश्चन हो गया ये, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो इसमें हो सकती हैं वो हो सकती हैं 2 की पावर में n और n-1, और n इस बार हमारे पास 4 है, 4 एलिमेंट है हमारे पास सेट के अंदर, तो 4 और 4 में से 1 माइनस किया तो 3, तो 2 की पावर आएगा 12, और 2 की पावर 12 को अगर सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा 4096। तो सही ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा 4096। चलिए इसके बाद फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 की जो लैंग्वेज है वो ये है कि ए सेट है सच दैट ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स है और एक्स स्क्वायर जो होगा वो लेस देन 3 होगा, एंड एक्स बिलोंग टू होल नंबर। एक्स होल नंबर से बिलोंग कर रहा है और ऐसे होल नंबर जो जिनका स्क्वायर जो होगा वो 3 से कम होगा। तो ऐसे होल नंबर्स जिनका स्क्वायर 3 से कम आता है, तो ऐसे होल नंबर जिनका स्क्वायर 3 से कम होता है वो होल नंबर होते हैं, एक तो 0 होता है, 0 के अलावा 1 होता है, और 2 का स्क्वायर करने पे तो बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब केवल 0 और 1 ही ऐसे होल नंबर हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, नेगेटिव में नहीं होंगे। तो केवल 2 ही एलिमेंट इस सेट के अंदर आ रहे हैं, एक 0 और एक 1। और फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा। नंबर ऑफ, अगर आपको चाहिए सिमेट्रिक रिलेशंस, तो सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n+1 अपॉन में 2। तो एलिमेंट हमारे पास 2 हैं, तो 2 में 1 ऐड किया तो 3, और डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 8। तो 8 रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हम यहाँ पर बना सकते हैं, तो सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि देयर आर p एलिमेंट्स इन सेट ए। एक सेट है, सेट ए के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सेट ए के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो p हैं, such that number of reflexive relations on A cross A equal to 4096। और अब की बार हमें ये बात गिवन है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस जो गिवन कर रखी है हमें पहले से, वो गिवन कर रखी है 4096। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं 2 की पावर में n और n-1 इक्वल टू 4096। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम लोग n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर हम 4096 को प्राइम फैक्टराइज करें तो 4096 की वैल्यू हो जाती है 2 की पावर 12। अब दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी, तो बेस सेम में पावर इक्वल करेंगे तो n इंटू n-1 इक्वल टू 12। यहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ से अगर आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपके पास दो मेथड होते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप n को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, n² माइनस n12 इस तरफ आएगा इक्वल टू 0। अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें और वहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करें, लेकिन ये तरीका लंबा पड़ेगा। आपको इसका मैं दूसरा तरीका बताता हूँ जिस तरीके से आप इसमें n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप अगर देखें तो लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो n और n-1 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, n बड़ा है n-1 छोटा है। आप 12 को भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लीजिए,
तो अगर 12 को दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के फॉर्म में लिखा जाए प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो 4 इंटू 3 12 होता है। अब हम दोनों साइड को, लेफ्ट साइड को और राइट साइड को कंपेयर करें, तो लेफ्ट साइड में जो बड़ी वैल्यू है वो n है, और राइट साइड में जो बड़ी वैल्यू है वो 4 है। तो इस तरीके से n की जो वैल्यू हमें मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, 4। तो यहाँ पर p की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 4, और 4 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कह रहा है कि एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट डी ओ ई, 3 एलिमेंट हमें दे रखे हैं, और फाइंड आउट करनी है पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इफ द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ए क्रॉस ए इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर पी। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन सबकी बार गिवन है। सेम क्वेश्चन हो गया, वो रिफ्लेक्सिव के लिए था, ये नंबर ऑफ सिमेट्रिक के लिए है। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है 2, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस हमें 2 की पावर p दे रखा है, और फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन में 2, ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, और 2 रेज़ टू पावर p। यहाँ पर n की जो वैल्यू हमें गिवन है, सेट जो हमें गिवन है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर में 3 प्लस 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 होगा, 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 2 और इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर p। फिर से बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगी, यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, 2 2 जा 4, तो 2 रेज़ टू पावर 6 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर p। फिर बेस सेम है, तो p की जो यहाँ से वैल्यू हमें मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 6। तो इस तरीके से p की जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है वो मिल रही है 6। चलिए इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ये देखिए कैसे करते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में हम लोग कैसे पता लगाते हैं। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन का पता लगाने के लिए आप एक पैटर्न ध्यान रखना। इक्विवेलेंस रिलेशंस अगर आपको पता करना है, तो अगर किसी भी सेट के अंदर 1 एलिमेंट हुआ तो उसके अंदर इक्विवेलेंस रिलेशन 1 ही होती हैं। अगर 2 एलिमेंट होंगे तो उसके अंदर जो इक्विवेलेंस रिलेशन होंगी, इसका तरीका है कि 1 के नीचे 1 आएगा, और 1 को अगर ऐड करा तो 1 और 1 को ऐड करने पर 2 आएगा। 1 को और 1 को ऐड किया तो 1 और 1 को ऐड करके 2 लिख दिया हमने। अगर इसका मतलब अगर किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट है तो उसके अंदर इक्विवेलेंस रिलेशन 2 होंगी। अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं तो 3 एलिमेंट्स के केस में अब हम ये जो 2 है, जो लास्ट वाला 2 है, इसको हम 1 के नीचे लिख लेंगे, और 2 और 1 को ऐड करेंगे। 2 और 1 अगर ऐड हुआ तो ये वाला 2 और ये वाला 1 ऐड हुआ, ये वाला 1 और ये वाला 2, इन दोनों को ऐड किया तो 3 आया। इस 3 को और इस 2 को, इन दोनों को ऐड करा तो 5 आया। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पर बन जाएंगी। तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो इसमें बन सकती हैं वो कितनी बन सकती हैं, 5। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 5। इसको आप आगे भी कर सकते हैं। अगर सपोज किया 4 एलिमेंट्स के लिए क्वेश्चन होता है कि अगर 4 एलिमेंट्स हैं और तब इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए, तो सेम पैटर्न देखिए, 5 जो होगा वो 2 के नीचे आ जाएगा, और 2 को और 5 को अगर हम ऐड करते हैं तो 7 आएगा, 7 को और 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो 10 आएगा, 10 को और 5 को अगर ऐड करते हैं तो 15 आएगा। तो अगर 4 एलिमेंट्स होते तो इसकी इक्विवेलेंस रिलेशन का आंसर होता 15। मैक्सिमम नंबर पर इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास 15 हो जाती। और इसी तरीके से जितनी भी आगे पूछा जाए, कितने भी एलिमेंट्स के लिए पूछेगा, तो आप सभी एलिमेंट्स के बारे में इस तरीके से बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ फंक्शन f, एक फंक्शन हमें गिवन है जिसमें डोमेन है ऑल रियल नंबर, और रेंज जो है वो डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड -1, 1 और -1 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर। और फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस सरजेक्टिव, और ये बात हमें गिवन कर रखी है कि फंक्शन जो है वो सरजेक्टिव फंक्शन है। तो हमें ए की वैल्यू बतानी है, ये वहां पर बताना है कि रेंज में क्या क्या हो सकता है।
तो देखिए सर्जेक्टिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है ये। सर्जेक्टिव के लिए हम लोग y इक्वल टू लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हम x की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर अगर उस तरफ ले जाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस वाई, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन में 1 माइनस वाई। अब यहाँ पर y की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो सारी की सारी वैल्यूज a में आ जाएंगे, मतलब a की वैल्यू जो होंगी वो y के ऊपर डिपेंड करेगी y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। तो देखिए आप यहाँ पे इसको x को डिफाइन अगर आपको रखना है तो अंडर रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई होगा। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, देखिए इसको कैसे देखेंगे। इसको देखने के लिए आप ऊपर वाले y से वैल्यू निकालेंगे, तो y इक्वल टू 0 करके y की वैल्यू लेंगे तो 0 आएगी, मतलब न्यूमरेटर जो 0 हो रहा है वो y इक्वल टू 0 लेने से हो रहा है, और डिनोमिनेटर जो 0 बनेगा वो y इक्वल टू 1 लेने से बनेगा। एक नंबर लाइन बना लीजिए, नंबर लाइन पे 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। देखिए फंक्शन, ये वाला फंक्शन जो है, जो यहाँ पर ये फंक्शन है x इक्वल टू वाई अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वाई, ये वाले फंक्शन में जो y की वैल्यूज पुट हमें करनी है वो इस तरीके से पुट करनी है कि ना तो ये कभी नेगेटिव रहे ना ही ये डिनोमिनेटर में 0 आए। तो चलिए कोई भी एक वैल्यू, अब हमें रूट के अंदर ये देखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ कहाँ पर होंगे, तो आप 0 और 1 को छोड़ के कोई भी एक वैल्यू बोल लीजिए। जैसे अगर आप सपोज कर 2 कंसिडर करते हैं, और इस x वाली फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में अगर आप y की वैल्यू को 2 पुट करते हैं, तो जैसे ही आप इसमें y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू 2 पुट करने पर ये नेगेटिव आएगा, तो यहाँ आप नेगेटिव साइन लिख लीजिए। 0 और 1 के बीच में फिर ये पॉजिटिव आएगा, ऑल्टरनेटिवली चलता है, और 1 0 से छोटे पे ये नेगेटिव आएगा। अब रूट जो होता है वो केवल पॉजिटिव वैल्यू पे डिफाइंड होता है, तो हमारा आंसर 0 से 1 तक रहेगा। बस इतना और कंसिडर कर लीजिए कि 0 को इंक्लूड करना है नहीं करना, या 1 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है। तो 0 को तो हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि 0 को अगर हम x की इस वाली वैल्यूज में पुट करेंगे, यहाँ पर अगर हम 0 की वैल्यू डालेंगे, तो अगर x को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, y अपॉन में 1 माइनस वाई है, इसमें अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये डिफाइंड रहेगा, लेकिन 1 पुट करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड होगा। इसका मतलब 1 को हम इंक्लूड नहीं करना है, 0 को हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो आंसर हो गया हमारा 0 से लेके 1 तक, लेकिन 1 0 को इंक्लूड करना है, 1 को इंक्लूड नहीं करना है, इस तरीके से। तो ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, 0 से लेके 1 तक। जाके देखिए 1 पे ओपन लगा हुआ है और 0 पे क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की जो लैंग्वेज है वो क्या है, नंबर ऑफ द नंबर ऑफ इंजेक्शंस। इंजेक्शंस का मतलब हुआ 1 1 फंक्शन की बात चल रही है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन की वो बात पूछ रहा है हमसे, और ए टू बी पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि जैसे ए सेट है, और ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक बी सेट है, बी सेट के अंदर एलिमेंट है 5 6 और 7। ए के अंदर के एलिमेंट्स जो हैं वो बी के एलिमेंट से ज़्यादा हैं, तो अगर हम इसमें 1 1 फंक्शन बनाने का ट्राई करें तो किसी भी हालत में हम इसे 1 1 फंक्शन नहीं बना पाएंगे। ये लास्ट में एक 4 बच जाएगा, और 4 इसे हमेशा मैनी 1 बनवा देगा। तो इसका मतलब इसमें एक भी हम 1 1 फंक्शन नहीं बना पाएंगे, और इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 0। तो 1 1 फंक्शन के लिए जरूरी होता है कि अगर ए के अंदर सपोज क्या m एलिमेंट है, बी के अंदर n एलिमेंट है, तो m की जो वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा लेस देन होनी चाहिए n से, तभी 1 1 फंक्शन निकलता है, जिसका फॉर्मूला होता है npm। अगर m की वैल्यू ज़्यादा है और n की वैल्यू कम है तो उसके अंदर एक भी 1 1 फंक्शन नहीं हो सकता है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड, क्वेश्चन नंबर 15 है ये। if the number of 1 1 function that can be defined from a is 5040, हमारे पास जो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन है वो 5040 उसने हमें गिवन कर रखा है, और b के अंदर, a के अंदर के एलिमेंट हमें गिवन है कि a के अंदर के एलिमेंट 4 हैं, तो b के अंदर कितने एलिमेंट होंगे ये हमें पता करना है। तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ 1 1
फंक्शन के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो फॉर्मूला होता है एन पी एम, और उसकी वैल्यू दे रखी है 5040, जहाँ n जो होता है वो सेकंड सेट के एलिमेंट्स होते हैं और m जो होता है वो फर्स्ट सेट के एलिमेंट होते हैं। तो n की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है और फर्स्ट सेट के एलिमेंट हमें पता है 4 है, इक्वल टू 5040। अब इसका अगर हम फॉर्मूला खोलें np4 के लिए तो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 5040। और अब इसमें अगर हम n फैक्टोरियल को खोल दें तो n फैक्टोरियल खोलने पे आएगा n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, और नीचे वाला n माइनस 4 नेक्स्ट वाले से कैंसिल हो जाएगा तो 5040। 5040 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 5040 को प्राइम फैक्टराइज करने पर आएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 0, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 0, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, और यहाँ दो डिजिट एक साथ ले रहे हैं तो 0, 3 5 जा 15, फिर 3 से होगा तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। अब देखिए इसमें हम लोग सॉल्व करने के लिए अगर ये चार कॉन्जिक्यूटिव नंबर है n, n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस 3, तो 5040 को भी हम चार कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में ब्रेक करें तो 5040 को चार कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में हम लोग कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं। देखिए एक पेयर बन सकता है 2 और 5 का, 2 5 या 10, एक 3 और 3 का, 3 3 या 9, और एक 2 2 और 2 का, तीनों का बन जाएगा, तीनों का हो जाएगा ये 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, और ये अकेला एक 7, तो 10 9 8 7, 5040 होता है 10 9 8 7। तो अब दोनों साइड कंपेयर कर लेंगे, लेफ्ट साइड में जो सबसे बड़ा नंबर है वो n है और राइट साइड में जो सबसे बड़ा नंबर है वो 10 है। तो इस तरीके से n की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 10। तो सही ऑप्शन हमारा 10 हो जाएगा, तो 10 वाला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर इफ फंक्शन f R टू A डोमेन ऑल रियल नंबर है और जो को डोमेन है वो A सेट है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स इज सर्जेक्टिव, और गिवन हमें ये कर रखा है कि फंक्शन जो है वो सर्जेक्टिव फंक्शन है, मतलब ऑन टू फंक्शन है। तो फिर a की वैल्यू हमें बतानी है कि a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से x निकालना पड़ेगा, एफ एक्स को हम y लिख लेते हैं, y इक्वल टू 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, और यहाँ से हमें x फाइंड आउट करना है सबसे पहले, उसके बाद हम देखेंगे कि y कहाँ कहाँ पे डिफाइंड हो सकता है। तो देखिए यहाँ हम जो ट्रिक यूज़ करेंगे, यहाँ हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय, और डिवाइड करने के लिए जो नंबर चूज़ करना है हमें वो कैसे चूज़ करना है, साइन का जो कॉफिशिएंट है वो है 3 और कॉस का जो कॉफिशिएंट है वो है 4, तो इन दोनों कॉफिशिएंट्स के स्क्वायर को सम करके उसका निकाल देंगे अंडर रूट, तो ये अंडर रूट करने पर आ जाएगा 5, तो 5 से हमें बोथ साइड डिवाइड करना है, तो y अपॉन 5, 3 अपॉन 5 साइन एक्स प्लस 4 अपॉन 5 कॉस एक्स। इसको इस तरीके से डिवाइड करने पे, मतलब ये जो हमने डिवाइड किया ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज हो गया जिसके परपेंडिकुलर और बेस 3 और 4 हैं। तो इसमें अगर हम लेट करेंगे 3/5 को, सपोज कि हमने जैसे कॉस थीटा ले लिया, अगर 3/5 कॉस थीटा होगा तो डेफिनेटली 4/5 जो होगा वो साइन थीटा ही होगा, अगर हमने इस तरीके से डिवाइड किया है। तो अगर एक को आप कॉस लोगे तो दूसरा वाला डेफिनेटली साइन आ जाएगा। तो y/5 इक्वल टू हो जाएगा 3/5 की जगह पे तो हम लिख देंगे 3/5 की जगह पे तो हम लिख देंगे कॉस थीटा साइन एक्स प्लस साइन थीटा कॉस एक्स,
और साइन थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा इंटू साइन एक्स जो होगा वो साइन थीटा प्लस एक्स के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। अब साइन थीटा प्लस एक्स है तो यहाँ से अगर हमें एक्स निकालना है तो साइन इस तरफ आएगा, साइन इनवर्स वाई अपॉन 5 बन जाएगा ये, और थीटा प्लस एक्स, तो एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी साइन इनवर्स वाई अपॉन 5 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू में अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू लेते भी हैं तो थीटा की वैल्यू में कहीं पे भी वाई की टर्म कुछ भी नहीं आ रही है, तो थीटा से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, हमें तो केवल वाई का पता करना है। अब साइन इनवर्स वाई अपन 5 है, यहाँ पे साइन इनवर्स वाई अपन 5 है, और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की जो डोमेन होता है वो -1 से 1 तक होता है, तो वाई अपन 5 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब y की जो वैल्यू होगी वो -5 से लेकर के 5 के बीच में हो सकती है। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास डी ऑप्शन हो जाएगा कि y की जो वैल्यू है वो -5 से 5 के बीच में होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ग्राफ का है, और ग्राफ को देखकर हमें कुछ इवेल्युएट करना है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17, और 17 में कह रहा है द पार्ट ऑफ द ग्राफ ऑफ अ नॉन इंजेक्टिव फंक्शन। एक नॉन इंजेक्टिव फंक्शन है, मतलब नॉन इंजेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि वो 1 नहीं है, और फंक्शन दे रखा है, डोमेन है उसका रियल नंबर, और रेंज जो है वो इसकी है कोडोमेन, और एफ एक्स है एक्स स्क्वायर -2x प्लस ए। इसका ये ग्राफ है हमारे पास नॉन इंजेक्टिव फंक्शन के लिए, ये हमें ग्राफ गिवन कर रखा है। इस ग्राफ में देख के देखिए ये इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं जहाँ पर एक ही एक्स की वैल्यू के लिए एफ एक्स की वैल्यू अलग है, मतलब जो कर घूम जाते हैं वापस यू शेप या वी शेप बना देते हैं, वो कभी भी इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें एक ही एक्स की वैल्यू के लिए मतलब दो अलग अलग एक्स की वैल्यूज के लिए सेम एफ एक्स की वैल्यू आ रही होती है, तो इसलिए वो कभी भी 1 फंक्शन नहीं होते हैं। कभी भी 1 फंक्शन का ग्राफ होगा तो 1 फंक्शन का ग्राफ या तो इंक्रीजिंग ही होगा या केवल डिक्रीजिंग होगा। ये 1 फंक्शन के लिए प्रॉपर्टी होती है ग्राफ के अंदर। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अच्छा अगर हम यहाँ पर चलो क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। इफ द डोमेन एफ एक्स इज मॉडिफाइड, बाद में हमने डोमेन को कुछ मॉडिफाई कर दिया, एज आइदर -∞ टू बी और b टू इन्फिनिटी, या तो हमें -∞ से b के बीच में रखना है या b से इन्फिनिटी के बीच में रखना है, तो फंक्शन जो होगा वो इंजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। तो हमें वैल्यू बतानी है b माइनस ए की, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जब a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर ये वैल्यू b माइनस ए तो अपने आप हमारा निकल ही जाएगा। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि अगर 1 फंक्शन है तो 1 फंक्शन के लिए कभी भी u और v वाली शेप नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इस फंक्शन को यहाँ पे इस ग्राफ में देखना बेटा, अगर यहाँ पे हम इसको ब्रेक करें तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट लगातार इंक्रीजिंग है, और वहीं अगर मैं इसमें एक ब्लू कलर से दूसरा हिस्सा दिखाऊं, ये वाला हिस्सा दिखाऊं, तो ये वाला जो पार्ट है डिक्रीजिंग है। इसका मतलब -∞ से लेकर के ये जो भी वैल्यू है, यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये वाली वैल्यू 1 आ रही है। -∞ जो ब्लू वाला पार्ट है, हम ब्लू वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, -∞ से लेकर के x की वैल्यू जब 1 तक होगी तब तो ये लगातार डिक्रीज करेगा, इसका मतलब 1 होगा। तो 1 होने के लिए 1 के लिए इतना तो क्लियर है कि ये 1 कहाँ कहाँ पर है, -∞ से लेकर के 1 तक, और इसके अलावा फिर जब ये रेड वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पे भी ये 1 होगा, क्योंकि वहाँ पे इंक्रीजिंग है, और 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक अगर इसके बीच में अगर ये फंक्शन x की वैल्यू आप कुछ ले रहे हैं तो फंक्शन 1 हो जाएगा। इट मीन्स अगर हम यहाँ से कंपेयर करें, इसको इसके साथ कंपेयर करें, तो b की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी 1। अब बात आती है a की, तो a की वैल्यू के लिए हमें ग्राफ में आना पड़ेगा। अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ के अंदर मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, तो अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ के अंदर ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों फंक्शन मीट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पर जो वैल्यू है, या कोई भी एक पॉइंट आप इसमें ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इस पॉइंट के अलावा हम दूसरा पॉइंट भी ले सकते हैं। अगर आप इस वाले पॉइंट को देखेंगे, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट जो ग्राफ के ऊपर है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x की वैल्यू होगी यहाँ पर 0, और y की जो वैल्यू होगी वो होगी -5। तो इट मीन्स ये जो 0, -5 पॉइंट है ये इस ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है, इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। तो जो हमारा फंक्शन है
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए। इस कर्व के में एक पॉइंट है 0,-5, 0,-5 लाइज ऑन एफ एक्स, ये एफ एक्स पे लाई कर रहा है। तो एफ एक्स की वैल्यू हो गई -5, एक्स की वैल्यू 0, फिर 0 प्लस ए। तो इस तरीके से ए की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी -5। अब ए की वैल्यू -5 आ गई है और बी की वैल्यू 1 आ गई है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है बी माइनस ए की, तो बी की वैल्यू 1 माइनस ए की वैल्यू -5। तो 1 प्लस 5 और 5 और 1 को ऐड करा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसके अंदर 6 हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा इसमें है 18th क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ, डोमेन दे रखा है ऑल रियल नंबर और जो को डोमेन दे रखा है वो सेट ए दे रखा है, और फंक्शन जो है y इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन बिलो। ग्राफ हमें यहाँ पे दे रखा है। फाइंड ए सच दैट फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, फंक्शन जो होना चाहिए ऑन टू फंक्शन। देखिए ऑन टू फंक्शन तब होता है जब ऑन टू फंक्शन के लिए फंक्शन जो होना चाहिए 1 और ऑन टू के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि y की ऐसी कोई वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब ए सेट के अंदर ऐसी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिसकी प्री इमेज इस पहले वाले सेट में ना बन सके। ए सेट के अंदर ऐसी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिसकी प्री इमेज रियल नंबर के अंदर ना आती हो। तो देखिए अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ के अंदर जो y की वैल्यूज चल रही हैं, ये वाले कोऑर्डिनेट y के लिए होते हैं, आप इसे x, और ये वाले जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये x के होते हैं। मतलब सेट a इस वाले ग्रुप में आएगा और इस वाले एक्सिस पे होगा और सेट रियल नंबर हमारे इधर की तरफ है। तो a में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए हमारे पास x की वैल्यू नहीं। आप चाहे कहीं पे भी पॉइंट ले लीजिए, कोई सा भी पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर ले लीजिए, आप कोई सा भी पॉइंट आप ले लीजिए, हर पॉइंट के लिए आपको हर y की वैल्यू के लिए आपको कोई ना कोई रियल नंबर मिल जाएगा। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि फाइंड ए सच दैट ए हमें बताना है कि जिससे ये फंक्शन क्या हो जाए, ऑन टू फंक्शन हो जाए। तो y की जो वैल्यूज आ रही है वो कहाँ से कहाँ तक घूम रही हैं, 5 से और -1 तक ही आ रही हैं। तो जितनी भी वैल्यूज हमारी आ रही हैं वो हमेशा y की जो वैल्यूज चल रही हैं वो -1 से लेकर के 5 के बीच में चल रही हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा -1 से लेकर के 5 तक y की वैल्यूज हमेशा हमें -1 से 5 के बीच में मिल जाएगी। तो सही ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो हो बेटा आप लोग को इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो 1 मार्क्स से क्वेश्चन आप लोग करते रहेंगे। इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें मैं आपको इसी तरीके से 1 मार्क्स की जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी वीडियोस में आप लोग को भेजता रहूँगा।